हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आर एन रति नर्सिंग एकेडमी पर। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर आर एन रति नर्सिंग एकेडमी की ओर से। और आप सभी लोगों को पता है गाइस कि हमारा जो लास्ट ईयर रहा है 2020 काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। सभी ने बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में किए हैं एंड ये जो साल है 2021, आई विश कि जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं या जो गोल आपने सेट किए हैं वो इस साल पूरे हो जाए आपके। एंड आप लोग स्टूडेंट हैं एंड स्टूडेंट की लाइफ में स्टडी से ज़्यादा और क्या इम्पॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पर आज आप शुरुआत करेंगे अपने इस साल की पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ में जो कि आपको अपने करियर में ग्रोथ दिलाएंगी। सो एक स्टूडेंट की लाइफ में स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखती है और प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। सो यहाँ पे आज आप मिनिमम 20 मिनट्स दे सकते हैं, 25 30 या फिर मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हैं स्टडी को। बट मैं यही एडवाइस करूँगी कि आज आप स्टडी ज़रूर कीजिए। सो यहाँ पर आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी मनाने के मूड में हों, एंजॉय करने के मूड में हों, वो भी होना चाहिए, लेकिन स्टडी स्किप नहीं होनी चाहिए। सो आज एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेरा। कॉलेरा इसको हैजा भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। एंड हिंदी के जो नाम हैं वो भी आप याद रखिए गाइस, क्योंकि जो आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके अंदर आपको डिजीज़ के नाम हिंदी में भी देखने को मिलते हैं। सो कॉलेरा जो है एक अक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है और जो कि बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेराई उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पर ये दो की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये एक अक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है। इसके अंदर हमको डायरिया की जो कंडीशन है वो बहुत ही सीवियरली देखने को मिलती है। एंड विब्रियो कॉलेराई इसकी वजह है जिसकी वजह से ये डायरिया की कंडीशन है वो डेवलप होती है। कॉलेरा के जो केसेस हैं वो मेनली हमें कम्युनिटी लेवल पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इपिडीमियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो एजेंट है वो है क्लासिकल कॉलेरा विब्रियोज एंड जो सेकंड एजेंट है वो है एल्टोर विब्रियोज। सो ये दोनों ही एजेंट हैं जिनकी वजह से कॉलेरा के जो केसेस हैं वो डेवलप हो सकते हैं। एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉलेरा के केसेस या फिर जो कैंडिडेट कॉलेरा के कैरियर हैं वो यहाँ पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। एंड इन्फेक्टिव मटेरियल के अंदर स्टूल एंड वॉमिट ये दो इम्पॉर्टेंट इन्फेक्टिव मटेरियल हैं जिनकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है। एंड ये जो इन्फेक्टिव मटेरियल हैं वो वाटर, फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल इनको कंटामिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन है वो इस तरीके से होगा यहाँ पर कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर इनसे इन्फेक्टेड वाटर या फिर फूड मटेरियल को इंजेस्ट किया है तो ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होगी इस तरीके से। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एंड जो सिम्टम्स अपीयर होने के लिए यहाँ पर टाइम लगता है वो कुछ घंटों से लेकर 5 दिन का ये मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है। लेकिन जनरली जो सिम्टम्स 1 या 2 दिन के अंदर अपीयर हो जाते हैं तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कुछ घंटों से लेकर 5 दिन का पीरियड है। ये इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है इससे रिलेटेड। कॉलेरा के केस में डिफरेंट कैरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कैरियर हैं वो एक हेल्दी पर्सन होते हैं लेकिन इनका जो स्टूल है उसके अंदर जो विब्रियो कॉलेराई है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंक्यूबेटरी कैरियर। सो इंक्यूबेटरी कैरियर क्या होगा कि यहाँ पर ये शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम पीरियड होता है। 1 से लेकर 5 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको इंक्यूबेटरी कैरियर कहा जाता है।
दूसरा जो टाइप है कैरियर्स का वो है कन्वल्सेंट कैरियर्स। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है कॉलेरा के अटैक से, लेकिन कुछ ड्यूरेशन है 2 से लेकर 3 वीक का ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन के अंदर ये जो कैंडिडेट है वो एक्सक्रीट करता है विब्रियो कॉलेराई को अपने स्टूल के अंदर। तो यहाँ पर ये एक कैरियर का काम करता है कि पेशेंट यहाँ पर रिकवर तो हो गया है, लेकिन फिर भी उसके जो स्टूल है उसके अंदर अभी विब्रियो कॉलेराई प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वो ट्रांसमिट हो सकता है किसी और कैंडिडेट को। तो ये जो कैरियर्स हैं उनको कन्वल्सेंट कैरियर कहा जाता है, और ये इसलिए होता है कि यहाँ पर इन्होंने इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट है वो अगर रिसीव नहीं किया है तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हेल्दी कैरियर। इस कंडीशन में क्या होता है कि कैंडिडेट खुद तो हेल्दी है, लेकिन यहाँ पर वो एज ए कैरियर काम करता है। सो इस कंडीशन में जो कैंडिडेट है वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, और उसके साथ में वो क्या करेगा कि जो डिजीज़ है उसको एनवायरनमेंट में स्प्रेड करता रहेगा। सो ये वो स्टेट है जहाँ पर कैंडिडेट खुद हेल्दी है, लेकिन साथ के साथ में वो डिज़ीज़ को एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर रहा है। तो ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको हेल्दी कैरियर कहा जाता है। या फिर क्रॉनिक कैरियर। तो क्रॉनिक कैरियर में क्या होगा कि जो भी कोई कैंडिडेट है जो कि एक कैरियर है, तो वो टाइम टू टाइम इंटरमिटेंटली जो इन्फेक्शन है उसको कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करता है। तो ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्रॉनिक कैरियर की कैटेगरी में रखा जाता है, और ये एक रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं। तो ये जो टाइप है वो क्रॉनिक कैरियर कहलाता है। तो कॉलेरा के जो कैरियर्स हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा इंक्यूबेटरी कैरियर है या कौन सा कन्वल्सेंस है। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो डिफरेंट कैटेगरी है कैरियर्स की, इनका आपको पता होना चाहिए गाइज। और जो कॉलेरा डिजीज़ है उसमें हमें मेनली जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है सीवियर डायरिया। ये राइस वाटर स्टूल इसका एक मेन क्लिनिकल फीचर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी ये पता होगा कि जो कॉलेरा का मेन क्लासिकल सिम्टम है वो राइस वाटर स्टूल है, और साथ में वॉमिटिंग के जो केसेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड जब यहाँ पर डायरिया की कंडीशन डेवलप होती है गाइस, तो बॉडी से एक्सेस में वाटर जो है बाहर निकल जाता है, तो उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो भी देखने को मिलती है, एंड एसिडोसिस और हाइपोकैलेमिया। क्योंकि बॉडी से जो एक्सेस में वाटर है उसके साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ पर जो पोटेशियम का लेवल है वो भी कम हो सकता है अगर डायरिया और वॉमिटिंग की जो कंडीशन है वो एक्सेस में है। तो यहाँ पर फिर हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो लेग्स के अंदर क्रैम्पिंग का साइन है वो भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बॉडी से रिलीज हो चुके हैं पानी के साथ में। तो जो क्रैम्पिंग की कंडीशन है लेग्स और एब्डोमेन में वो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें सनकेन आई का फीचर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी से जो वाटर है वो एक्सेस में लॉस हो चुका है, तो उसकी वजह से जो आँखें हैं वो धंसी हुई दिखाई देंगी, और साथ में जो गाल हैं वो भी चिपके हुए दिखाई देंगे। एंड हैंड्स और फीट की जो कंडीशन है वो वॉशरमैन हैंड्स एंड फीट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। वॉशरमैन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा कपड़े धोते हैं, वॉशरमैन जो कि एक दिन का बिजनेस होता है, जिनको हम धोबी, जो लोग ज़्यादा कपड़े धोते हैं तो पानी के कांटेक्ट में वो ज़्यादा रहते हैं, तो उनके हाथ आपको कैसे दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी
नोटिस किया हो तो उनके हाथों में बहुत सारे जो रिंकल्स हैं वो बहुत दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन में भी इस तरीके की हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इनको वॉशरमैन हैंड्स एंड फीट कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर लॉस हो गया है, इस वजह से हो रहा है। और यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो भी लो हमें देखने को मिलेगा और जो यूरिन है वो भी बहुत कम पास आउट होगा यहाँ पर। और अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है यहाँ पर तो पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये मेन इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसमें आपको राइस वाटर स्टूल एंड वॉशरमैन हैंड्स एंड फीट ये बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेरा के जो मेन सिम्टम्स हैं उनके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कॉलेरा के केसेस को अगर हम ट्रीट करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें डायग्नोस करना होता है कि ये जो केसेस हैं वो कॉलेरा से रिलेटेड हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्फेक्टिव मटेरियल है स्टूल उसको हम सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड ये जो सैंपल कलेक्शन होगा यहाँ पर वो हम किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर 26 और नंबर 28 ये दो नंबर हैं जो कि रबर कैथेटर के नंबर हैं, इनके थ्रू हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं या फिर यहाँ पर हम रेक्टल स्वाब से भी जो सैंपल है उसको ले सकते हैं और फिर इसको हमें लैब में ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए अल्कलाइन पेप्टोन वाटर उसके अंदर ये जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो तरीके से हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे रबर कैथेटर से करें या फिर रेक्टल स्वाब से करें। और इसको जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर के अंदर इसको लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाता है। तो सैंपल कलेक्शन जो होगा वो इस तरीके से किया जाएगा यहाँ पर। देन इसके बाद जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो है नोटिफिकेशन। मीन्स यहाँ पर जो भी कम्युनिटी के अंदर इस तरीके की केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे हमें केसेस को नोटिफाई करना है कि डेली जो केसेस हैं वो कितने केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और उनमें से कितने सीवियर हैं या उनमें कितनों की डेथ हो रही है। तो इस तरीके से जो नोटिफिकेशन है वो हमें करना होगा कॉलेरा के केसेस में। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है अर्ली केस फाइंडिंग। कॉलेरा के केसेस को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम डिटेक्ट कर ले तो यहाँ पर जो पेशेंट की कंडीशन है वो सीवियर होने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके के केसेस को बहुत ही जल्दी हमें डिटेक्ट करना होता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन के लिए हम जो होम ट्रीटमेंट है उनको काम में ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड फ्लूइड्स है वो हमें पेशेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है, चाहे वो चावल का पानी हो सकता है या दाल का पानी हो सकता है या नमक और चीनी का जो घोल होता है वो हम घरेलू नुस्खों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो ORS के पैकेट है, जो रेडीमेड पैकेट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक पैकेट को 1 लीटर पानी के अंदर हमें घोलना होता है और फिर उसको 24 आवर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी पेशेंट इस ORS को कंज्यूम कर सकता है पूरे 24 घंटे के दौरान हमें उसको प्रोवाइड करना है और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है उसको हमें फेंक देना है, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 24 घंटे की है। 1 लीटर पानी में हमने इसको घोला है तो हमें इसको पूरे 24 घंटे के अंदर ही कंज्यूम कर लेना है। अगर बचता है तो इस सॉल्यूशन को फिर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको हमें डिस्कार्ड ही करना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो मेन ड्रग है कॉलेरा के लिए वो है टेट्रासाइक्लिन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग है गाइस। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो ड्रग है वो एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। और इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जो कि फार्माकोलॉजी जो आपका प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप इसको ज़रूर देखिए कि टेट्रासाइक्लिन क्या होती है।
तो इसकी जो डोज़ है अडल्ट डोज़ वो है 500 mg, जो कि हम हर 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं और 3 दिन का ये ड्यूरेशन होगा। तो इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन को कॉलेरा के जो केसेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है, या फिर इसके अलावा सेफ्ट्रॉन की जो ड्रग है उसको भी हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है डिसइंफेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेक्टिव मटेरियल्स हैं उनको भी हमें डिसइंफेक्ट करना होगा। इसी तरीके से हम जो कॉलेरा के केसेस हैं उनको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इन्फेक्टिव मटेरियल है इसके केस के अंदर वो है स्टूल एंड वॉमिट। इनको हमें डिसइंफेक्ट करना होगा। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम क्रिसॉल और लाइजॉल का यूज़ कर सकते हैं। तो 5% क्रिसॉल या फिर लाइजॉल, दोनों में से किसी एक को इक्वल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी सेम क्वांटिटी जो हम स्टूल की ले रहे हैं वो ही हमें क्रिसॉल या फिर लाइजॉल की यूज़ करनी है डिसइंफेक्ट करने के लिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 30% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन, और 2 घंटे तक इनको कांटेक्ट में रहने देंगे। तो 2 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, इस एक्सक्रीटा का इसका जो प्रॉपर वे होता है इसको डिस्पोज ऑफ करने का, या तो हम इसको बरी कर देते हैं या फिर जो सीवर लाइन्स होती हैं उसके अंदर इसको डाल देते हैं आफ्टर डिसइंफेक्शन। एंड अगर हमको क्लॉथ्स को डिसइंफेक्ट करना है गाइस, तो यहाँ पर ये जो क्लॉथ्स हैं उनको हमें सोक करना होगा, मीन्स भिगो के रखना होगा 2.5% क्रिसॉल सॉल्यूशन के अंदर 30 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सोप एंड वाटर से धो सकते हैं इन क्लॉथ्स को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो क्लॉथ्स है उनको डिसइंफेक्ट करेंगे कॉलेरा के केसेस के अंदर। एंड जहाँ पर भी कॉलेरा के केसेस में कैंडिडेट को हमने रखा है तो उस रूम का डिसइंफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम रूम का डिसइंफेक्शन करेंगे गाइस, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लोर है एंड वॉल का एरिया है उसको 3 फीट जो हाइट है वहाँ तक हम डिसइंफेक्ट करेंगे। और ये जो डिसइंफेक्शन है वो 5% क्रिसॉल के साथ में किया जाएगा रूम का। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जो वॉल है उसको 3 फीट तक डिसइंफेक्ट करना होगा 5% क्रिसॉल के साथ में। एंड जो हैंड्स हैं उनको अगर हम डिसइंफेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हैंड्स को हम थोड़ा डिप करके रखेंगे 1% क्रिसॉल के साथ में, और फिर उसको वॉश कर लेंगे सॉप एंड वाटर के साथ में। तो यहाँ पर जो क्रिसॉल है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है कॉलेरा के केस में। आपको ये याद रखना है कि हमने जो मेजर डिसइंफेक्शन किया है वो क्रिसॉल के साथ में किया है, बस उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है एज पर मटेरियल। तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है, क्रिसॉल बाकी कॉमन है। एंड जो भी बर्तन यूज़ में लिए जा रहे हैं खाने और खाना बनाने के लिए, तो इन बर्तनों को भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिसइंफेक्शन है वो हम बॉइलिंग के थ्रू करेंगे। 15 मिनट्स इन यूटेंसिल्स को हम बॉयल कर लेंगे एंड देन उसके बाद जो नॉर्मल हमारा रूटीन होता है कि इसको एक डिश वॉश जो बार होता है उसके साथ में हम साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर जो डिसइंफेक्शन का पूरा एक स्टेप है वो हमें फॉलो करना होता है कॉलेरा के केसेस के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए गाइस, क्योंकि काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं वीडियो को क्रिएट करने के लिए। एंड लास्ट जो मेरी वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने सपोर्ट शो किया था, सो प्लीज़ दिस टाइम सपोर्ट अगेन एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कॉलेरा के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो है सैनिटेशन मेजर्स। इसके अंदर आपने देखा कि जो डिजीज़ है वो मेनली किस तरीके से फैल रही है, या तो पानी के थ्रू फैल रही है या फिर एक्सक्रीटा है या फ्लाइज हैं और फूड है। तो ये मेन सोर्सेज हैं। तो इनको हमें प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना होगा कि जो डिजीज़ है वो आगे फैले नहीं। तो जो वाटर है उसको हम किस तरीके से सैनिटाइज करते हैं, यहाँ पर मेन जो
सैनिटाइजेशन होता है वाटर का वो क्लोरीन के थ्रू होता है। अगर हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं तो क्लोरीन के थ्रू इसको किया जाता है कम्युनिटी के अंदर। और अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं घर में पर्सनल यूज़ के लिए वाटर को हमें सैनिटाइज करना होता है तो उसको हम फिर बॉयलिंग के थ्रू सैनिटाइज कर सकते हैं और फिर उसको काम में ले सकते हैं। एंड एक्सक्रीटा का डिस्पोजल जो होता है वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। जो वाटर सील टाइप की लैट्रिन्स होती हैं उनको हमें यूज़ में लाना चाहिए। या फिर जो नेक्स्ट स्टेप है फ्लाइज का जिनके थ्रू भी डिजीज ट्रांसफ़र होती है तो इनका जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं जहाँ पर ये अपनी ग्रोथ को डबल करते हैं उनका प्रॉपर एक सैनिटेशन होना चाहिए। एंड फूड सैनिटेशन इसके अंदर हम जो फ्रेशली कुक्ड फूड होते हैं उन्हीं को काम में लेना चाहिए। एंड जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होता है हमें वाइल कुकिंग द फूड। तो यहाँ पर हम इस तरीके के जो मेजर्स हैं उनको अपनाते हैं तो ये जो कोलेरा की केसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप होगा हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर जो वैक्सीन के टाइप हैं वो 2 टाइप हैं। पैरेंटरल वैक्सीन है कोलेरा के लिए और दूसरा है ओरल वैक्सीन। जो पैरेंटरल रूट है उसमें अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं गाइस तो ये जो वैक्सीन है इसको हमें सबक्यूटेनियसली लगाना होगा और 2 डोजेस यहाँ पर इस वैक्सीन की दी जाएंगी। ईच डोज जो होगी वो 0.5 ml की होगी। एंड ये जो डोज है वो रिपीट होगी आफ्टर 4 to 6 वीक के इंटरवल के बाद। तो इस तरीके से जो पैरेंटरल वैक्सीन है उसको हमें एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो रूट है वो सबक्यूटेनियस रूट है एंड 2 डोजेज हैं और जो सिंगल डोज है उसमें 0.5 ml की क्वांटिटी होगी और जो इंटरवल है वो 4 से लेकर 6 वीक का इंटरवल। तो यहाँ पर ये मेन की पॉइंट है इस वैक्सीन से रिलेटेड। और दूसरी जो वैक्सीन है वो है ओरल वैक्सीन। यहाँ पे 2 टाइप की कोलेरा वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट है ड्यूकोरॉल। ये जो वैक्सीन है इसमें भी 2 डोजेज दिए जाते हैं और इन दोनों डोजेज के बीच में जो 7 डेज है उनका गैप होना ज़रूरी है। कम से कम 7 डेज का गैप है और मैक्सिमम आप जो गैप है इसको 6 वीक से कम रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं होना चाहिए बट 6 वीक हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो वैक्सीन है ड्यूकोरॉल इसके अंदर आपको मिनिमम 7 डेज का जो गैप है वो तो देना ही है। एंड ये जो वैक्सीन है वो अडल्ट के लिए यूज़ में ली जाएगी और जो बच्चे जो कि 6 इयर्स और उससे ज़्यादा एज के हैं उनके लिए यहाँ पर ये ड्यूकोरॉल यूज़ की जाती है और इसकी 2 डोजेज देनी होती है। एंड जो बच्चे 2 साल से लेकर 5 साल तक के हैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ 3 डोजेज को देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर भी जो गैप हमें रखना है वो 7 डेज का मिनिमम गैप होना चाहिए और मैक्सिमम है तो वो 6 वीक से कम होना चाहिए। एंड ये जो वैक्सीन है ड्यूकोरॉल इसको हम जो बच्चे 2 साल से छोटी उम्र के हैं उनको नहीं लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बच्चों को लगा रहे हैं 2 से लेकर 5 साल तक का जो एज ग्रुप है उसके लिए ही हमें ड्यूकोरॉल को यूज़ करना है और उसमें भी हमें यहाँ पर सिर्फ 3 डोजेज देनी पड़ेगी इस एज ग्रुप के लिए। अगर बच्चे 5 साल से बड़े हैं तो फिर वहाँ पर हमें 2 जो डोजेज हैं वो ही रेकमेंड की गई है। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरी जो वैक्सीन है वो है सेनकॉल। इसको भी ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है और यहाँ भी 2 ही डोजेज लगानी होती हैं इस वैक्सीन की। लेकिन यहाँ पर जो गैप है अब वो डबल हो जाएगा। 14 डेज का गैप होना चाहिए इन दोनों वैक्सीन के बीच में। एंड ये जो वैक्सीन है वो अडल्ट और जो बच्चे 1 साल तक के हैं 1 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको हमें नहीं लगाना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 डोजेज होंगी सेनकॉल की और जो ड्यूरेशन है इनके बीच में गैप का वो 14 डेज का यानी 2 वीक का पीरियड है। और जब भी हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे तो यहाँ पर हमें एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है 1 वीक पहले और 1 वीक बाद जब हम
एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है 1 वीक पहले और 1 वीक बाद, यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मेन की पॉइंट्स हैं ड्यूकोरॉल और सैनकॉल से रिलेटेड। एंड कॉलेरा के केस में जब हम कीमो प्रोफाइलैक्सिस करते हैं तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो भी टेट्रासाइक्लिन ही है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये 3 दिन का पीरियड होगा इसका, और 500 mg की इसकी डोज होगी, जो कि हम दिन में 2 बार दे सकते हैं अडल्ट के केसेस में। और अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर जो डोज हैं वो फिर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉलेरा के जो केसेस हैं उनके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करेंगे कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग जितना इंटरेक्ट करेंगे गाइज उतना ही आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना भी एक स्किल होती है। हर बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, ये आपने नोटिस किया होगा। अगर आपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ये जो प्रॉब्लम है इसको अपने अंदर या फिर अपने आसपास स्टूडेंट के अंदर नोटिस किया है, तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट सिर्फ जो वन वे कम्युनिकेशन है उसमें बिलीव करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट है, उनको अभी पूछिए गाइस, क्योंकि ये एक राइट टाइम है। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे अगर आप पूछते हैं तो। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो बिलीव मी कि ये जो डाउट हैं बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ चलने वाले हैं। इनको फिर आपको बाद में जाकर खुद से सॉल्व करना होगा। सो बेटर है कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, और जितने क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, जितने डाउट आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पूछना चाहते हैं वो अभी पूछ सकते हैं। क्योंकि जब एक बार अगर आप स्टूडेंट लाइफ को क्रॉस कर जाते हैं देन उसके बाद आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हो गए हैं और उसके बाद आपकी जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो गाइस जो एक लेवल होता है प्रोफेशनलिज्म का, उसमें आप पीछे रह जाएंगे। फिर आप फिर से स्टडी को ध्यान देंगे। तो बेटर है कि आप इसी स्टेज के अंदर अपने जो भी डाउट है उनको क्लियर करते जाएं साथ के साथ में, और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।